तो आज हम डी सेट जो हमने स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया था, उसके कुछ हम केमिस्ट्री के साथ ए के आंसर डिस्कस करना चाहेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस बिकॉज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो हमें जानना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्या। तो अमोनियम वर्ड, अमोनियम, ओके। तो हमें देख पहले तो जानना होगा अमोनियम। अमोनियम मीन्स NH4 पॉजिटिव, जो कि हमें मिला है कहाँ से, अमोनिया से। जैसे कि दिस इज अमोनिया, दिस इज नोन एज अमोनिया। तो इसमें जब हम H प्लस का एडिशन करते हैं अमोनिया में, तो ये हमें मिलता है अमोनियम। ये क्या है, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज बाय द एडिशन ऑफ H प्लस इट बिकम अमोनियम। तो अमोनियम हमें यहाँ पर पता चल गया, पहले अमोनियम है क्या, और अमोनियम का भी हमें क्या लेना, हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन गया अभी हमारे पास, हाइड्रोक्साइड। तो सबको बच्चों के समझ में आता है, OH है। बट अमोनियम कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये डेरिवेटिव है किसका, अमोनिया का, जहाँ पे हमने H प्लस ऐड किया या अमोनियम बन गया। और अमोनियम का भी हाइड्रोक्साइड, तो OH एडिशन वहां पे। तो यहाँ पर हमें बता रहा है इट इज अ वीक बेस। तो हमें समझ में आना चाहिए कि बेसिस किसको बोलते हैं। बेस का मतलब है जब उसको एक्वट में डाला जाएगा, यानी कि कोई जब पानी में डाल दिया जाएगा, तो उससे हमें मिलेगा क्या, अमोनियम आयन। और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट में पानी डालने पर अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। बट हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर वीक बेस क्यों बोला गया है। तो वीक बेसिस उनको बोला जाता है जहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता है आयन से। तो अब यहाँ पर हमें देखना चाहिए, देखो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन अगर हम चेक करें, इट इज स्लाइटली आयनाइज। स्लाइटली आयनाइज मतलब क्या, 100% आयनाइजेशन नहीं होगा, और 100% आयनाइजेशन नहीं होगा, तो किस तरीके का बेस बोलेंगे हम, वीक बेस बोलेंगे। बाकी वेपर प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है वीक बेस से। इट इज नॉट हाइड्रोक्साइड फ्लो डेंसिटी, बाकी सारे के सारे बातें इतनी ज्यादा एक्यूरेटली यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। बट सेकंड ऑप्शन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग बिकॉज इट इज लेस और इनकम्प्लीटली आयोनाइजिंग वाटर। तो दिस इज फ्लोरीन, आयोडीन, लिथियम, बेरिलियम। पहले तो देखो जो ये सिंबल है, इससे हमें एलिमेंट की पहचान होनी चाहिए कि अगर आप लिखा हो तो उसका मतलब है फ्लोरीन, आयोडीन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो अब पहले हमें इनको देखना होगा कि उसके मतलब क्या है, कि वर्टिकली वो वर्टिकल जो लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो अगर देखें हैं यहाँ पर डू नॉट पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, डू नॉट। ये कई बार बच्चे गलती करते हैं, डू नॉट यानी कि जो नहीं करते हैं। तो फ्लोरीन और आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। कैसे, जिनको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप 17 हेलोजन। अगर उसके हम सारे सारे के सारे मेंबर्स लिखूं मैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ हेलोजन। तो इसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन और आयोडीन एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बाकी लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में चले हम तो ग्रुप 15 इस पे आएंगे बाद में। नाइट्रोजन फैमिली तो यहाँ पर तो यहाँ पर नेपाल, पाकिस्तान, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक में करंट में, ये सारे के सारे देखो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही फैमिली में आ रहे हैं। फिर अगर हम इस बात करें अल्कली मेटल्स की, अल्कलाइन और मेटल्स की, ये मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बाकी बचा देखो ये बेरिलियम, देखो अल्कलाइन और मेटल में आ रहा है, तो वहाँ पर लिथियम नहीं है इसमें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि बेरिलियम तो है, सिर्फ ग्रुप लिथियम नहीं आता, लिथियम है मेटल, अल्कली मेटल है लिथियम।
क्योंकि हम कई बार निमोनिक्स भी याद कराते हैं बच्चों को, बट वो भी मैं नहीं बता रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैग्नीज देखो, यहाँ पर बेरिलियम और लिथियम। एक तो इसमें लिथियम तो अल्कली मेटल है, और बेरिलियम क्या है, अल्कली मेटल है। तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स में से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, लिथियम और बेरिलियम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी तुम देख लेंगे सही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, पहले ही बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना चाहिए, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 57 है, और उसमें भी अपने एक नेगेटिव आयन एच अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। sp2 ऐसी पॉजिटिव। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दो में से भी हमने उसको आयनाइज कर दिया, जैसे दो में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन, सोडियम। सोडियम सोडियम तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से डाले हैं? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है 12, और उसमें से भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आंसर नहीं है। देखो 11 और 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, 1 और 2 आ रहे थे। बाकी अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करें, यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव और नियॉन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। और नियॉन तो हम जानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब अगर फोर्थ ऑप्शन को चेक करें हम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें। और बेरिलियम पॉजिटिव है, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो निकाल दूंगा, तो बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखा आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन पे तो 14 जो क्वेश्चन बोल रहा है, which is the most common solvent used for the crystallization? So this is a normal question. Read question that all of us know कि water is a universal solvent and this is most commonly used solvent in chemistry. So what will be the right answer? The color of hydrated copper sulfate means water crystallization present हो गया यहाँ पर। तो copper sulfate का मतलब क्या? कॉपर सल्फेट C2SO4, यहाँ पर हमने फॉर्मूला निकाला, और उसमें भी हाइड्रेटेड हो, तो हम जानते हैं कि H2O, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसको हम केमिस्ट्री में ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। इसका ब्लू विट्रियोल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन में प्रेजेंट होता है, तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स उनकी वजह से इसका कलर कैसा ऑब्जर्व होता है? ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है। तो दिस इज आल्सो फैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन दैट वन कैन मेमोराइज। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड? तो यहाँ पर मैं देखो कंपाउंड, टू कंपाउंड बोल रही है यहाँ पर। क्या बोला गया है? टू कंपाउंड। तो दो कंपाउंड से मिलकर फिर एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें हम देखें। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंटल फॉर्म। यहाँ पर दो कंपाउंड मिलके कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, उसके बारे में पूछा है। ऑक्सीजन इज एलिमेंटल फॉर्म, एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं, या मॉलिक्यूल है। यहाँ पर सोडियम एलिमेंटल फॉर्म, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन molecular form is present. But in this option, we can observe that calcium oxide and carbon dioxide both are the compound, and which are combined to form a new compound. So this will be the right answer. तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना था सिर्फ। फिर यहाँ पर which of the following statement is incorrect for the anode rays? तो एनोड रेज के बारे में बताया जाता है कि एनोड से प्रोड्यूस होने वाली रेज को हम क्या बोलते हैं? एनोड रेज। एनोड से प्रोड्यूस होने वाली रेज that are formed by the ionization of the gas. जैसे ये ट्यूब है, तो यहाँ पर गैस गैस फील्ड होती है ट्यूब में, इस तरीके से वो सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे गैस फील्ड, तो यहाँ से पास होगी इलेक्ट्रॉन, जिनको कैथोड रे बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि गैस
गैसेस को आयनाइज कर देते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर बहुत सारे रैंडमली ट्यूब में भरे हुए हैं। तो जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पूरी गैसेस को इंस्पायर करता है तो ये गैस क्या हो जाती है, आयनाइज होती है। तो उस आयनाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, एनोड रेज। और एनोड रेज क्योंकि आयनाइजेशन के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही है, तो उन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होती है वो। और पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है तो वो तो डिफ्लेक्टेड होगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दिस विल बी द राइट। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो क्योंकि जो एनोड रे है वो पॉजिटिव पार्टिकल से बनके बनी हुई है, तो वो तो डिफ्लेक्टेड होंगी क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो दिस इज द राइट आंसर। नहीं, ये गलत होगा। नहीं, ये क्या होगा, दिस इज द राइट स्टेटमेंट और हमें यहाँ गलत बतानी है। So charge and mass ratio depend upon the gas taken in a discharge tube. Charge by mass ratio. Charge by mass ratio मतलब क्या, Q by M। तो देखो charge by mass ratio तो is constant for every gas। हर एक गैस के लिए ये क्या आने वाला है, अलग वैल्यू आने वाली है। तो डिपेंड ऑन द गैस। हाँ, तो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कि गैस हमने इसमें ली है और डिस्चार्ज ट्यूब में, उसका रेशियो क्या होगा, हर एक गैस के लिए अलग आएगा। तो ये भी बात सही है। इट वेरीज अप टू द गैस। तो गैस प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। जैसे कि जो गैस भरी हुई है, इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी आयनाइजेशन से एनोड रेज प्रोड्यूस होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। चार्ज बाय मास ऑफ द पर्टिकुलर एनोड इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा, अभी मैंने बताया कि अपना दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस विच इज टेकन इन द डिस्चार्ज टूब। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा कि गलत है। फाइनली आंसर की हमें यहाँ पे गलत पूछा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं बोल रहा है इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रिएक्शन ऑफर्ड एट एनोड। एनोड पर हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और पता है, सही याद रख सकते हो, ऑयल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और एनोड पर में पता ऑक्सीडेशन ही होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। In electrolysis of the solution of NaCl, which substance will be observed at cathode? कैथोड पर कौन सा सब्सटेंस ऑब्जर्व होगा, तो कैथोड पर हमें रिडक्शन होता है। कितना वाटर का रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व। और वाटर के मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन होता है तो वहां पर कौन सी गैस निकलती है, H2O गैस बाहर निकलती है। बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O गैस विल बी लिबरेटेड आउट। हमेशा आप लोग याद रखना है, कैथोड पर क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल में वाटर की मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन। और वाटर की रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम क्लोराइड और हीटिंग विद अमोनियम सल्फेट। अभी अमोनियम मैंने बताया था, आपको वही आ गया। बेरिलियम क्लोराइड मतलब क्या, BaCl2। उसको किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट के साथ। तो NH4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होगा। तो फॉर्म करना है क्या, बेरिलियम सल्फेट BaSO4 एंड अमोनियम क्लोराइड तो NH4 Cl। ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। आयन एक्सचेंज हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है, डबल आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो अमोनियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ चला गया, सॉल्यूशन फेज में हो रही है। और बेरिलियम किसके साथ चला गया, सल्फेट। तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ऑल सॉल्यूशन। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलती है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन फेज में होने वाली रिएक्शन है, जहाँ पर
किसका एक्सचेंज हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और आयन का एक्सचेंज जब बनता है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि जो भी डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो होती ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, देखो यहाँ पर सॉल्वेंट में भी ऑलरेडी तो है, यहाँ पर भी अलग दो अलग सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैं बताऊं एक्सचेंज हो रहे तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन फेज में। The second and fourth option, hence fourth option will be right answer. Okay, thank you so much.